हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम और आप सभी की सेवा में हाजिर हूं एक नया और धमाकेदार वीडियो लेकर। तो आज ये क्लास 11th का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं। उसका नेक्स्ट वीडियो है। पिछले मैंने आपको जो क्लासेस दिए हैं वहां जाकर आप पिछले क्लासेस को देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो देखिए, आज देखो फालतू बकवास नहीं करेंगे। आज मैं डायरेक्ट आपको क्या बताता हूं, आज हम जो पढ़ेंगे उस टॉपिक का नाम है मोललता। ठीक है, मोललता। तो देखिए, मोललता में हम क्या पढ़ने वाले हैं यार। मोललता के बारे में सीखेंगे, जानेंगे। अगर आप नहीं जानते हो तो ये 20 मिनट का वीडियो देखने के बाद कभी भी आपको मोललता को पढ़ने में कोई परेशानी नहीं होगी। और 20 मिनट का वीडियो देखकर चैलेंज है यार, 20 मिनट के वीडियो में आप मोललता को फुल तरीके से सीख जाओगे। ठीक है, तो चलिए फटाफट से टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक क्या है? मोललता। मोललता, इसको इंग्लिश में कहा जाता है मोलैलिटी। ठीक है, और इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए मोललता, भाई मोललता होती क्या है, पहले थोड़ा सा लिखने की बजाय इधर समझने की कोशिश कीजिए। ये हमारे पास एक पात्र है। क्या है? एक पात्र। कोई सा ही बर्तन ले लीजिए, घर का भगोना है, डेगचे है, ठीक है, कुकर है, कुछ भी ले लीजिए। ये हमारे पास एक क्या है? पात्र है। इस पात्र में हमने क्या करा, हमने इस पात्र में 1 किलोग्राम जल ले लिया। क्या करा? 1 किलोग्राम जल ले लिया। अब अभी ये जो जल है, ये जल का शुद्ध विलयन है। ठीक है, तो अभी मोललता का कोई रोल नहीं है। अब मोललता कब आएगी? जब इसमें कोई दूसरा पदार्थ मिलाया जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या करा, हमने हमने 100 ग्राम चीनी ली और 100 ग्राम चीनी को इसमें घोल दिया। 100 ग्राम चीनी को इसमें घोल दिया। अब इस केस में जो जल था वो आपका क्या है? विलायक। और जो चीनी है ये आपका क्या है? विलय। ठीक है, 100 ग्राम चीनी को घोल दिया, वो विलायक है, चीनी आपका क्या है? विलय। देखो थोड़ा सा समय जरूर लगेगा, लेकिन ऐसे आपको कभी किसी ने नहीं सिखाया होगा, इसका चैलेंज है। ठीक है, तो आप अगर वीडियो देखने के बाद आपको समझ में ना आए तो यार चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, कभी हमारा वीडियो मत देखना। लेकिन चैलेंज है, अगर वीडियो को समय देते हो तो सीखोगे। ठीक है, तो देखो क्या करना है। 100 ग्राम चीनी क्या करी हमने? 1 किलो जल में मिला दी। अब जब 100 ग्राम चीनी 1 किलो जल में मिलाई तो चीनी की कुछ मात्रा क्या करी? जल में चली गई। और विलयन हमेशा क्या होता है? विलय प्लस विलायक। विलय कौन होता है? जिसकी मात्रा कम हो। विलायक कौन होता है? जिसकी मात्रा ज्यादा हो। अब इतना होने के बाद ये जो बर्तन में है, ये जो बर्तन में है, ये क्या बन गया? ये बन गया आपका विलयन। क्या बेटा? विलयन। अब विलय प्लस विलायक इज इक्वल टू विलयन। ये विलयन की बात आई है। अब हमें इस विलयन की ही क्या पता करनी है? मोललता। क्योंकि मोललता कब होगी? जब विलयन बनेगा। ठीक है, इसी तरीके से मोललता भी कब होती है? जब विलयन बनता है। अब हमने क्या करा है? 1 किलोग्राम जल। तो मतलब मोललता जो है, मोललता इधर देखिए, मोललता जो आपकी है इसके अकॉर्डिंग क्या बोला है? 1 किलोग्राम जल में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या। अच्छा, विलय के मोल, तो यहां पर आप विलय के मोल, तो जब विलय के मोल निकालेंगे, मोल होता है ग्राम बटे में अणुभार होता है। अब ग्राम बटे में अणुभार, तो ग्राम में भार आपको कितना दिया है? 100। और चीनी बोला है, चीनी का अणुभार 342। यहां से आप इसके n, मोल को n से लिखते हैं, यहां से आप इसका n निकाल लेंगे। अब जो मोललता का फॉर्मूला बनेगा, तो मोललता क्या कहती है आपकी? मोललता कहती है 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मतलब
विलायक कैसा, विलायक का किलोग्राम में भार, और इसमें क्या उपस्थित हो, मोलों की संख्या, जो कैसे निकालेंगे, ग्राम बटे में अणु भार। तो इसमें क्या उपस्थित हो, विलय के मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या, ये क्या होती है आपकी, यही होती है आपकी मोललता। देखो मैं जानता हूं आपको ऐसा लगता होगा यार ये सर क्या कर रहे हैं, रिएक्शन मतलब एक टॉपिक पढ़ा रहे हैं उसकी थ्योरी तो बता ही नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा रहे हैं यार, ऐसा नहीं है। देखो थोड़ा सा चीजों कभी ना जैसे हमेशा करते हो थोड़ा सा बदलाव लेकर आओ, खुद में चीजों को दूसरे तरीके से करने की कोशिश करो यार। अगर आप परिभाषा को रट के फॉर्मूला लिखते हो, परिभाषा को रट के फॉर्मूला लिखते हो, तो वहां क्या आ गया, रटने का वर्ड आ गया, रटने का वर्ड आ गया। और अगर आप टॉपिक को सीखकर पहले उसका फॉर्मूला बनाते हो फिर उस फॉर्मूले से परिभाषा लिखते हो, तो वहां पर जो लॉजिक आया वो आपने सीखा। आपने क्या करा, पहले चीज को सीखा, सीखने के बाद में उसे बनाया, उसे बना के उससे उसकी क्या लिख दी, डेफिनेशन लिख दी। तो बेटा बहुत ही अगर सोचोगे ना माइंड आगे तो बहुत ही काम की चीज है। दूसरों से उल्टे होकर चलो, वो परिभाषा से तुम्हें याद करवा रहे हैं, तुम परिभाषा से मत करो, चीजों को उल्टा करने की कोशिश करो। देखो बहुत ही अच्छा लगेगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आएगा। ठीक है, अब ये फॉर्मूला आपके सामने बोर्ड पे लिखा है, तो ये फॉर्मूला देखकर क्या आप परिभाषा नहीं बता सकते मोललता की? क्यों नहीं बता सकते यार, सिंपल सा है। क्या बोला है, विलायक का किलोग्राम में भार। मैंने बोला है जब विलायक, नॉर्मली हम कितना लेते हैं, जब कुछ ना दिया जाए हम एक ही तो लेते हैं, तो डेफिनेशन में हम एक लगा देंगे, तो यहां क्या लिख देंगे, 1 किलोग्राम, फिर विलायक 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित। अब जो उपस्थित होता है वो उसके अंदर ही है ना, तो टोटल को नीचे और जो उसके अंदर है उसे ऊपर रख दिया। में उपस्थित, क्या उपस्थित है, विलय, और विलय के क्या है, मोल, तो विलय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं बेटा, मोललता कहते हैं, मोललता कहते हैं। अब इसे एम से रिप्रेजेंट करते हैं। यार बहुत ही आसान है, बहुत आसान तरीका है और समझ में भी आया होगा और अलग भी है कि भाई सब लिखवाते हैं परिभाषा से फॉर्मूला। अरे कभी फॉर्मूले से परिभाषा बनाओ, फॉर्मूले से परिभाषा बनाओ, इसको सीखना कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको आपको रटना पड़ेगा, परिभाषा को आपको रटना पड़ेगा, फिर रट के फॉर्मूला बनाओगे। तो रटना ही तो नहीं है, अगर सीखना है तो कुछ नया करना पड़ेगा। ठीक है, अब इतना होने के बाद में, इतना होने के बाद में अगर कोई आपसे पूछ ले कि भाई मुझे इसका मात्रक बताओ, तो क्या है यहां मोल, यहां क्या है किलोग्राम। तो जब आप मोललता का मात्रक निकालेंगे तो मोललता का मात्रक क्या हो जाएगा, मोल प्रति किलोग्राम, या मोल किलोग्राम जब ऊपर जाएगा तो इसमें क्या आ जाएगा, इनवर्स होता है। समझ में आया बेटा? अगर वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को बिना स्किप करे देखें, और अभी आगे बहुत कुछ सीखना है हमें। इसके सारे तरीके से फॉर्मूलों से सवाल निकाल कर भी देखेंगे कि हमें चीज आई है या नहीं आई है। ठीक है, अब इतना करने के बाद में, इतना करने के बाद में मैंने अभी इसमें मोल है ना, मैंने क्योंकि मोल क्या होते हैं, मोल होता है ग्राम बटे में अणुभार, ग्राम बटे में अणुभार। ठीक है, अब ग्राम बटे में अणुभार को, तो मोल को आप कहां लगा दीजिए, मोल को आप यहां पर लगा दीजिए, मोल की जगह पे ग्राम बटे अणुभार। तो मोल की जगह पे जब ग्राम बटे में अणुभार, तो अणुभार नीचे पहुंच जाएगा इसके इंटू में, और ग्राम कहां जाएगा, ऊपर। तो मोललता आपकी क्या हो जाएगी, विलय का, क्योंकि मोल किसके हैं, विलय के, जिसके मोल है उसी का ग्राम में भार, उसी का अणुभार। तो विलय का ग्राम में भार बटे में विलय का अणुभार इंटू में विलायक का किलोग्राम में भार, विलायक का किलोग्राम में भार। ये आपका मोललता का एक और फॉर्मूला हो गया। ठीक है, अगर आप इन दोनों फॉर्मूले को चाहते हो कि हम डिजिट्स में लिख लें, डिजिट्स में लिख लें, तो देखो क्या कर सकते हो आप भाई, इस फॉर्मूले को देखो, m बराबर, तो m बराबर मोलों की संख्या को n से लिखते हैं,
बटे में विलायक का किलोग्राम में भार मतलब वेट, तो आप इसे W मान लीजिए, कैपिटल W। ठीक है, यहां क्या बोला है तो M बराबर ग्राम में भार मतलब स्मॉल w, विलय वाले को आप स्मॉल मान लीजिए, और अणुभार, तो अणुभार को m इंटू विलायक का किलोग्राम में भार, तो इसको कैपिटल W मान लीजिए। इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो जल्दी से बेटा फटाफट जरा इसमें से आपको जो लिखना है आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं और इसके ऊपर के आंकिक प्रश्नों को करके देखते हैं क्या हमने टॉपिक को सीखा है या अभी भी नहीं सीख पाए हैं। ठीक है, तो फटाफट से करिए। ये एक क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, बोला है 18 ग्राम ग्लूकोज को 200 ग्राम जल में घोला गया, मतलब 200 ग्राम जल में 18 ग्राम ग्लूकोज को हमने घोला है, और उसको घोलने के बाद जो विलयन बना, उस विलयन की हमें क्या ज्ञात कर रही है बेटा, उस विलयन की हमें मोललता ज्ञात कर रही है। कैसे ज्ञात करेंगे, कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए सिंपल सा है। पहले आप क्या करिए ना, अगर इस तरीके के सवालों को आपको अच्छे से समझना है तो आप इस तरीके से साइड में ना एक छोटा सा पात्र बना लिया करिए। और क्या बोला है, पहले बोला है 18 ग्राम ग्लूकोज को, मतलब इसमें हमने पहली चीज क्या मिलाई है, ग्लूकोज, ग्लूकोज, और जो ये है कितना 18 ग्राम। फिर क्या बोला है, बोला है 200 ग्राम जल में घोला गया, मतलब इसमें पहले से कौन मौजूद है, जल। ठीक है, जल मौजूद है, और कितने ग्राम घोला गया है, 200 ग्राम। कितने ग्राम घोला गया है, 200 ग्राम। अब बस बातों को समझने की कोशिश करिए, मोललता आप निकाल लोगे। ठीक है, तो देखो बेटा क्या बोला है, सबसे पहले आपको दिया है 18 ग्राम विलय का ग्राम में भार, अभी हमने पीछे स्मॉल w माना था, कितना दिया है 18 ग्राम, नहीं तो आप इसे हिंदी में लिख लीजिए विलय का ग्राम में या विलय का भार 18 ग्राम। आगे क्या बोला है, 200 ग्राम जल दिया है, तो कैपिटल W जो दिया है ये कितना दिया है, 200 ग्राम दिया है। अब 200 ग्राम होने के बाद में क्या बोला है, जल में घोला गया प्राप्त विलयन की मोललता ज्ञात कीजिए, मतलब हमें मोललता निकालनी है, मोललता हमें निकालनी है। लेकिन ध्यान देना, मोललता की परिभाषा क्या कहती है, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित, मतलब जो विलायक का भार है ये ग्राम में ना होगा, किस में होना चाहिए, किलोग्राम में होना चाहिए। तो आप इसे फटाफट से किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो, तो 200 कितने से भाग दे देंगे बेटा, 1000 से भाग दे देंगे। अब 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो ये आपका 0.2 किलोग्राम। इतना होने के बाद में अब देखिए क्या और कोई चीज आपको चाहिए है, एक चीज और चाहिए। अगर विलय के मोल दिए होते, मैं डायरेक्ट मोल और इससे आंसर निकाल लेता विलायक के भार से, लेकिन यहां विलय का ग्राम में भार दिया है, तो हमें विलय के चाहिए होंगे क्या, विलय का हमें चाहिए होगा अणुभार, और विलय है कौन, ग्लूकोज, तो हमें ग्लूकोज का चाहिए होगा अणुभार। क्या चाहिए होगा, अणुभार, जिसको मैंने बोला था आप कैपिटल M मान लो। अब अणुभार ग्लूकोज का, तो पहले आपको पता चाहिए ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6। इतना आने के बाद आपको पता होना चाहिए कि इनके परमाणु भार कितने होते हैं। मैंने हमेशा बोला है चैनल पर आप जाइए, स्पेशल क्लास करके प्लेलिस्ट होगा, और प्लेलिस्ट में से परमाणु भार याद करने की ट्रिक सीखिए। एक वीडियो, और भाई एक वीडियो से सारे परमाणु भार आप चुटकी बजाकर याद कर लोगे। तो फटाफट से देखो, कार्बन का होता है 12, H का होता है 1 और O का होता है 16। कितने कार्बन है, 6, तो 12 छंग 72 प्लस H है 12, एक का 1 तो 12 का 12, O है 6, एक का 16 तो 16 छंग 96, जोड़ दीजिए 180। अब इसके होने के बाद में सूत्र लगाइए, यहां पर सूत्र लगाइए बेटा, मोललता बराबर विलय का ग्राम में भार अपॉन में विलय का अणुभार इंटू में विलायक का किलोग्राम में भार। बेटा फटाफट से स्मॉल w कितना है 18 ग्राम, बटे में अणुभार कितना है 180 ग्राम, इंटू में वो कितना है विलायक का किलोग्राम में भार 0.2।
ठीक है, किलोग्राम वाला लगाइएगा ना कि ग्राम वाला। अब इसके करने के बाद में पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, 180 से 180 कैंसिल, बचा 1/2। जब आप इसे भाग देंगे तो ऊपर छोटा है, पॉइंट आएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 पंजे 10, तो 0.5। और मात्रक क्या बेटा? मोल प्रति किलोग्राम। आसान था, बहुत ही आसान है यार, फटाफट से इसे नोट करो। फिर एक सवाल और करते हैं अभी, और दूसरे टाइप का सवाल करते हैं, नोट करें इसे। देखो भाई, ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। क्या बोला गया है? चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में 34.2 ग्राम चीनी है। चीनी के शीरे की मोललता ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखो इसमें कहीं हमें यह नहीं दिख रहा कि विलायक कौन है, विलय कौन है। तो सबसे पहली चीज आपको पता होना चाहिए कि शीरा क्या होता है। शीरा क्या होता है बेटा? चीनी और पानी से मिलकर शीरा बनता है। ठीक है, देखो इसको कैसे करोगे? विलियन क्या होता है? विलय प्लस विलायक। क्या बोला? चीनी के शीरे जिसकी मोललता निकलवा रहे हैं वही तो विलियन होगा। मतलब विलियन कौन है? शीरा। टारगेट कीजिएगा पॉइंट को, अभी पीछे मैंने यही बताया था, जिसकी मोललता निकलवा रहे हैं वही क्या होगा? विलियन। क्योंकि मोललता हमेशा विलियन की निकाली जाती है, ना कि विलय और विलायक की। अब इतना होने के बाद में विलय और विलायक पता करना है। देखो शीरा किससे बनता है? चीनी और पानी से। तो विलय तो बेटा कौन होती है? चीनी। और विलायक कौन है आपका? पानी, जो कि कैसा है? इस क्वेश्चन में हिडन है। इस क्वेश्चन में हिडन है। देखो उन्होंने बोला है चीनी के शीरे के 214.2 ग्राम में, मतलब जो विलियन की मात्रा है वो कितनी है? 214.2 ग्राम इज इक्वल टू 34.2 ग्राम चीनी है। 34.2, तो मतलब चीनी की मात्रा कितनी है? 34.2, और विलायक बेटा नहीं है। तो क्या करिए आप? विलायक को यहां से निकालिए। तो विलायक बराबर 214.2, ये दूसरी साइड जाए कैसा हो जाएगा? माइनस का। तो देखिए आपका कितना रह गया? 180। इतना होने के बाद में अभी ये आया कैसा है? ग्राम में, क्योंकि इसके ये जो मान दिए हैं कैसे दिए हैं? ग्राम में। और हम विलायक का भार लगाते कैसा है? हम विलायक का भार लगाते हैं किलोग्राम में। तो आप इसको फटाफट से क्या करिए? किलोग्राम में कन्वर्ट कर लीजिए, 1000 से भाग दे दीजिए, ये आपका रह जाएगा 0.18 किलोग्राम। इतना होने के बाद आपको विलायक का किलोग्राम में भार मिल गया। अब आपको क्या निकालना है? हमें निकालना है एम, निकालना है हमें। और साथ ही में हमें और कुछ दे रखा है? हमें नहीं दे रखा, लेकिन चीनी बोला है ना, चीनी। तो चीनी का फॉर्मूला C12H22O11। इसका जो अणुभार होता है वो कितना होता है? 342। इसका अणुभार कितना होता है? 342। ठीक है, अब इतना होने के बाद में आपके पास सब कुछ है। आप क्या करिए? फटाफट से सूत्र लगाइए। और हां, जिसको अणुभार निकालना नहीं आते, मैंने पीछे निकाल के दिखाया था, कार्बन का कितना होता है? 12, H का 1, O का 11। जब आप कैलकुलेट करके जोड़ेंगे 342 आ जाएगा। अब देखिए भाई, सूत्र मोललता निकालनी है। विलय का ग्राम में भार, विलय का अणुभार इंटू में विलायक का किलोग्राम में भार। विलय का ग्राम में भार कितना दे रखा है बेटा? विलय का ग्राम में भार आपका ये रहा 34.2 ग्राम, बटे में तुम्हारा विलय का अणुभार बेटा कितना निकाला था अभी? 342 इंटू में विलायक का किलोग्राम में भार, तो 0.18। देखिए पॉइंट से पॉइंट, तो 1 0 ऊपर बढ़ गया। 342 से ये 10 बार में गया, तो रह गया आपका 10/18 रह गया। तो आप इसे 4 से काट लिए, 5 10, 2 नीम 18, रह गया 5/9। जब आप 5/9 को भाग देंगे, 5 छोटा है ना, पॉइंट आ जाएगा, 50 हो जाएगा। 9 पंजे 45, पॉइंट लगाए फिर 50 हो जाएगा, फिर 9 पंजे 45, पॉइंट लगाए फिर 50 हो जाएगा, फिर 9 पंजे 45। तो ये आंसर रेगुलर रिपीट होता रहेगा। तो इसको आप ऐसे ही लिखकर छोड़ दीजिए। और इसका मात्रक क्या होता है बेटा?
मोल प्रति किलोग्राम या मोल किलोग्राम इनवर्स, मोल किलोग्राम इनवर्स। समझ में आया बेटा? अगर समझ में आया है फटाफट से क्या करें, इसे भी नोट कर ले, आगे बढ़ते हैं। देखो बेटा एक टॉपिक और सीखते हैं। देखो आ जाता है कि मोलरता तथा मोलरता में अंतर लिखिए, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला टॉपिक है। सिंपल से मैं आपको इसके बारे में तीन अंतर बताऊंगा, तीन अंतर बताऊंगा, और ये अंतर सिर्फ और सिर्फ 1 मिनट में खत्म हो जाएगा। तीनों के तीन अंतर, और मुझे लिखने में 10 सेकंड लगेंगे और तीनों अंतर समाप्त, और सीख भी जाओगे। ठीक है, तो देखो फटाफट से देखो, इधर देखें। पहला अंतर परिभाषा, इसकी परिभाषा और इसकी परिभाषा। दूसरा अंतर इसका सूत्र, दूसरा अंतर इसका सूत्र। तीसरा अंतर इस पर ताप का प्रभाव पड़ता है, ताप का प्रभाव पड़ता है, और इस पर नहीं पड़ता है। खत्म अंतर, खत्म। बोला था 10 सेकंड में सिखा दूंगा, सिखा दिया। अब थोड़ा सा अगर मन में डाउट है यार सीख लो, मैं बता दे रहा कैसे क्या करना है। ऐसे ही नहीं लिखना है, ये मत करना कि एग्जाम में सर ने ऐसे लिखा है परिभाषा सूत्र और वो लिख कर आ गया। यार आपको पीछे परिभाषा दोनों की पढ़ा चुका हूं मैं, मोलरता ही पढ़ाई मैंने, मोलरता ही पढ़ाई, दोनों की परिभाषा। एक का भार कैसा होता है, विलायक का किलोग्राम में भार होता है, और एक में क्या लिया जाता है, एक में आयतन लिया जाता है। ठीक है, और दूसरे में सूत्र। एक के सूत्र में आपको नीचे दिखेगा विलायक का किलोग्राम में भार, और एक के सूत्र में क्या दिखेगा भाई, बिलियन का आयतन, कैसा, लीटर में। तीसरा पॉइंट, मोलरता पर ताप का प्रभाव पड़ता है, लेकिन मोलरता पर ताप का प्रभाव नहीं पड़ता है। अच्छा इस पॉइंट को समझ लीजिए ऐसा क्यों होता है। देखो ये आपके पास ना दो पात्र है, हमने क्या करा, इसमें जल भरा या विलयन भरा है कोई, और वही विलयन इसमें भी भर दिया। ठीक है, इसमें जो विलयन है वो 1 किलोग्राम है, इसका जो आयतन है वो कितना है, 1 लीटर। ठीक है, इसका जो है भार कितना है, 1 किलोग्राम। मतलब एक में किलोग्राम में है और एक में कैसा है, लीटर में है। आप समझने की कोशिश करो ताप का प्रभाव कैसे पड़ता है। दोनों के नीचे क्या करा बेटा, आगी लगा दी। क्या लगा दी, आगी। सेम आग रखिए, सेम टेम्परेचर रख लीजिए, कुछ भी करिए। इस तरीके से हमने लकड़ियां जलाकर क्या लगा दी, आगी लगा दी। आगी लगाने के बाद में क्या हुआ, दोनों गर्म होने लगेंगे। अब गर्म होने पर ताप ही तो गर्म करेगा इन्हें। अब क्या हुआ, जब ताप गर्म करेगा तो क्या होगा, यहां से कुछ अणु बाष्प बनेंगे, कुछ अणु बाष्प बनेंगे, और जितने अणु बाष्प बनकर ऊपर जाएंगे उतना ही नीचे से क्या होगा, आयतन में बेटा कमी आ जाएगी, क्योंकि आयतन में से ही तो अणु निकलकर ऊपर की ओर जा रहे हैं। और जब आयतन में से अणु निकलकर ऊपर जा रहे हैं तो आयतन खुद ब खुद कैसा हो जाएगा, जितने अणु बाहर जाएंगे उतना आयतन डाउन होता चला जाएगा, कम होता चला जाएगा। और इस तरीके से इसमें देखिए क्या होगा, इसमें भी सेम केस होगा, इसके भी अणु ऊपर निकल कर जाएंगे, इसके भी अणु ऊपर निकल कर जाएंगे, लेकिन इसका भार कैसा है, किलोग्राम में। मतलब अणु ऊपर निकल कर चले गए। अब मैं इस बर्तन को ले आकर तोलूं और इस बर्तन को ले आकर तोलूं, तो जो किलोग्राम में भार है, भार तो अभी भी इस बर्तन का उतना ही होगा ना। बस क्या हुआ, इसके कुछ पार्टिकल्स द्रव अवस्था से कन्वर्ट होकर किस में आ गए, गैसीय अवस्था में आ गए। ठीक है, लेकिन इसका भार तो अभी उतना ही होगा, क्योंकि वो पार्टिकल्स मौजूद तो उसी के पास है ना। और इस पर क्या हुआ, इसके पार्टिकल्स ऊपर चले गए, लेकिन इसका आयतन कैसा हो गया, कम। द्रव का आयतन कैसा हो गया उस केस में, कम। तो ये आपका लास्ट वाला डाउट हो गया। और अगर आप बस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, और मैं उम्मीद करता हूं यार हर बच्चा यहां पर जिसने भी वीडियो देखी है वो यहां पर आकर सीख गया होगा। तो इसी तरीके से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। आपकी बदौलत एक दिन मैं भी एक अच्छा टीचर जरूर बन सकूंगा। तो इसी के साथ अलविदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी एक नई और धमाकेदार वीडियो के साथ। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।